प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की नगरी को कई सौगातें दी। उन्होंने 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने साक्षी नाम के एक नए डिजिटल ऐप को भी लॉन्च किया, जिसके जरिए श्रद्धालु अब घर बैठे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की बुकिंग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि काशी अब सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि पूर्वांचल का आर्थिक और सांस्कृतिक हब बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने बेटियों के सिंदूर का बदला लिया। काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में काशी की प्राचीनता आधुनिकता के संगम पर जोर दिया। कहा, पिछले 10 सालों में वाराणसी ने ऐतिहासिक विरासत को संजोते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। काशी में पीएम मोदी ने किसानों और दिव्यांगों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त जारी की, जिसके तहत 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को ट्रांसफर किया गया। इसके साथ ही 7,400 से ज्यादा दिव्यांग और बुजुर्ग लाभार्थियों को सहायता उपकरण भी दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विकसित भारत के सपने को दोहराया और कहा कि काशी इस दिशा में एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आयुष्मान भारत योजना ने बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी, जिससे उनकी जिंदगी आसान हुई। किसान सम्मान निधि को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया। पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? कितने? कितने?
और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में स्थानीय संस्कृति और बाबा विश्वनाथ के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि काशी का विकास एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। काशी में आज का दिन विकास और आध्यात्म का अनोखा संगम रहा, जिसने वाराणसी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। सीएम योगी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा। सेना ने घर में घुसकर दुश्मनों को मारा है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का वादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। इन सदस्यों में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए सदस्य भी शामिल हैं। इससे पहले 2022 में राज्यसभा में बीजेपी के इतने सांसद थे। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अपने क्षेत्रों में निपुण 4 लोगों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया था, जिसे प्रख्यात वकील उज्जवल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर और इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं। 3 मनोनीत सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मशहूर वकील उज्जवल निकम, राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनके शामिल होने के बाद पार्टी के पास अब राज्यसभा में जो आंकड़ा हो चुका है कुल सदस्यों का, वो है 102। राज्यसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 240 सांसदों की है, जिसमें 12 नामित हैं और 5 सीटें खाली भी हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अकेले 102 सांसद हैं। एनडीए गठबंधन की कुल संख्या बढ़कर 134 हो गई, जो बहुमत के लिए जरूरी 121 के आंकड़े से ज्यादा है। फिलहाल राज्यसभा में जिस तरह से बीजेपी की ताकत बढ़ी है, ऐसा कहा जा सकता है कि इससे पार्टी की दावेदारी उपराष्ट्रपति चुनाव में और ज्यादा मजबूत होगी। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी ने खुद इसकी जानकारी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। तेजस्वी के आरोप को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है और चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में तेजस्वी का नाम शामिल है। आरजेडी नेता बिहार के नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग ने फौरन डेटा शेयर करते हुए कहा कि हमने लिस्ट शेयर की है, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो ध्यान से अपना नाम देख लें। चुनाव आयोग की तरफ से शेयर किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम सीरियल नंबर 416 पर दर्ज। तेजस्वी ने कहा था बीएलओ आए थे, हमारा सत्यापन करके गए, फिर भी मतदाता सूची में हमारा नाम नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर एक वीडियो भी दिखाया गया। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बना है, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा बना ही नहीं तब मेरी पत्नी का कैसे बन जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अब चुनाव मैं कैसे लड़ूंगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा, तेजस्वी आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम ससम्मान पिताजी के साथ दर्ज है, आप देख सकते हैं। नीट 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। इसकी वजह यह है कि गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। हालांकि सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ जांच जारी रहेगी। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने पटना से गिरफ्तार किया था और इसके बाद सीबीआई ने 4 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।
आपको बता दें कि 5 मई 2024 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से नीट यानी कि यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कई स्थानों पर गड़बड़ियां सामने आई। इसके बाद मामला सीबीआई को हैंडओवर किया गया। अब तक 49 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और आरोप पत्र दाखिल किए गए। इसी केस में मुख्य आरोपियों में शामिल संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दी। अदालत ने आदेश धारा 167 के प्रावधानों के तहत दिया है। संजीव मुखिया की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनकी गिरफ्तारी के बाद निर्धारित 90 दिनों की अवधि बीत जाने के बावजूद सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। अदालत में दोनों पक्ष अभियोजन और संजीव मुखिया के वकीलों की लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट ने तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद धारा 167 के तहत में जमानत देते हुए निर्णय सुनाया। संजीव मुखिया नीट पेपर 2024 लीक घोटाले के प्रमुख आरोपियों में है। सीबीआई का आरोप है कि वो अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कई प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष रूप से नीट यूजी 2024 में प्रश्न पत्र लीक कराने के मामले में शामिल है। उस पर कई प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोप है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के अखल जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड, साथ ही गोला बारूद बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने इसे ऑपरेशन अखल का नाम दिया है। खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस अभियान में सुरक्षा बलों को अखल वन क्षेत्र में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाबी कार्रवाई में सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन अखल की शुरुआत शुक्रवार शाम को हुई, जब सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के अखल देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली थी। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की है। दक्षिण कश्मीर के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों का कहना है कि इस इलाके में भी और आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसमें लश्कर के आतंकी हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और अतिरिक्त बलों को भी मौके पर भेजा गया। मलयालम फिल्म अभिनेता और मिमिक्री आर्टिस्ट कलाभवन नवाज का निधन हुआ। 51 साल की उम्र में फिल्म अभिनेता के निधन की खबर आई। शुक्रवार शाम को कोच्चि के एक होटल में उनका शव मिला। जानकारी के मुताबिक होटल के कर्मचारियों ने उन्हें बेहोशी की हालत में देख करके अधिकारियों को जानकारी दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कलाभवन को आनन फानन में पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कलाभवन मलयालम फिल्म प्रकम्बनम की शूटिंग के लिए होटल में रुके हुए थे। शुक्रवार की शाम को चेकआउट का समय सबका तय था। जब वो चेकआउट के लिए रिसेप्शन पर पहुंचे नहीं, उसके बाद चेकिंग की गई, जहां अपने कमरे में वो बेहोशी की हालत में पाए गए। पुलिस ने उनके कमरे में जाकर जब चेकआउट किया तो कोई संदिग्ध चीज वहां पर नहीं मिली। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। हालांकि अभिनेता का निधन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस को डाउट है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया हो सकता है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत का कारण क्या रहा। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। रामदास सोरेन बाथरूम में गिरे, जिससे उनके दिमाग में गहरी चोट आई है और ब्लड क्लॉट की वजह से उन्हें दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया। रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं और कोल्हान क्षेत्र से विधायक। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही राज्य सरकार के कई मंत्री हॉस्पिटल पहुंचे, उनका हालचाल जाना। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि जमशेदपुर के गुड़ाबांधा स्थित आवास पर रामदास सोरेन बाथरूम में गिरे और इससे उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गया। इसके बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के मेदांता में उनको भेजा गया। इरफान अंसारी ने कहा कि वो खुद पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ईश्वर से उनकी जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का दिल्ली के अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका उपचार हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था और उस समय अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया। उन्होंने मुझसे सीधा कहा था कि अगर आप कृषि कानून का विरोध करना बंद नहीं करते तो हमें आपके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि शायद आपको नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का रिएक्शन सामने आया।
रोहन जेटली ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया और लिखा कि राहुल गांधी का दावा है कि कृषि कानूनों को लेकर मेरे पिता ने उन्हें धमकाया, लेकिन कृषि कानून साल 2020 में लाए गए थे और मेरे पिता का देहांत साल 2019 में ही हो गया था। ये एक बड़ी यूनिक बात है कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ और उसी महीने वो चंद महीनों के लिए बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। 2020 में कैबिनेट अप्रूवल्स, पार्लियामेंट में वो 13, उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। वो एक कंसेंसस बिल्डर थे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करते थे, वो एक डेमोक्रेट थे नेचर से। रोहन जेटली ने कहा, मेरे पिता कभी किसी को भी विरोधी विचार के लिए धमकाने के पक्षधर थे ही नहीं। वो एक प्रखर लोकतांत्रिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे जो सहमति में विश्वास रखते थे। राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, वो मतभेदों को भी सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। रोहन जेटली ने यह भी कहा, मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि वो अक्सर उन लोगों के बारे में बोलते समय सावधानी दिखाने की कोशिश करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं।